तो बांग्लादेश के मामले को लेकर भारत में लगातार हलचल तेज है। पीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल ने भी मीटिंग में शिरकत की। पीएम मोदी को बांग्लादेश की स्थिति की जानकारी दी गई। मौजूदा हालात क्या है उसके बारे में बताया गया। इस मीटिंग से पहले अजीत डोभाल शेख हसीना से मिलने भी हिंडन एयरबेस पहुंचे थे और वहां मुलाकात भी की। उसके बाद कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया पीएम मोदी को कि इस वक्त क्या हालात हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम मीटिंग आप इसे कह सकते हैं। और इसके बाद जाहिर है भारत का रुख आगे क्या होता है, शेख हसीना क्या करती हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है। और शेख हसीना क्या यूके में शरण लेने के लिए प्रयास कर रही हैं या कहीं और, ये तमाम अभी सवाल हैं। सवालों के जवाब अभी नहीं सामने आ रहे हैं, आगे क्या होगा। लेकिन इस वक्त हालात बेहद संवेदनशील, बेहद नाजुक और भारत लगातार इस हालात पर नजर बनाए हुए है। पीएम आवास पर मीटिंग हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग में मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हुए। एनएसए अजीत डोभाल ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। चूंकि एनएसए अजीत डोभाल शेख हसीना से मिलने पहुंचे थे हिंडन एयरबेस पर कुछ देर पहले, जब वहां अभी हिंडन एयरबेस पर ही शेख हसीना हैं, वहां उनका विमान लैंड किया गया था और भारतीय वायुसेना की निगरानी में पूरी सुरक्षा में इस वक्त शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं। और इस बीच जो सुरक्षा मामलों के कैबिनेट समिति की एक अहम मीटिंग, और इस मीटिंग में तमाम जो इस समिति के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और ये समझने की कोशिश की गई कि हालात किस तरह से हैं और इसमें आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए। और एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी। शेख हसीना से चूंकि मिलकर आए थे तो शेख हसीना क्या चाहती हैं, ज़ाहिर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शेख हसीना के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या रुख अपना सकती हैं। तो बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। आरक्षण विरोधी आंदोलन से पूरे देश में अशांति फैल गई है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत पहुंच गई। यहां से वो लंदन जा सकती हैं। वहीं अब सेना के पास बांग्लादेश की बागडोर आ गई है। मतलब बांग्लादेश भी श्रीलंका की राह पर चल निकला है। बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद अपना मुल्क छोड़ा और भारत आ गई। पहले त्रिपुरा के अगरतला एयरपोर्ट पहुंची, फिर दिल्ली के पास हिंडन एयरपोर्ट। शेख हसीना के साथ उनकी बहन भी है। दरअसल गृह युद्ध की आग में बांग्लादेश झुलस रहा है। आरक्षण विरोध आंदोलन से हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए और उसका नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। आपको याद होगा कि ऐसे ही 2022 में श्रीलंका में भी अशांति फैली थी और राष्ट्रपति के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था। फिलहाल बांग्लादेश की बागडोर सेना के हाथों में है। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंह के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। वहीं बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाए। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार कर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च के लिए ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए थे। इससे पहले रविवार को हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। स्थिति बेहद खतरनाक है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई बार हिंसा भड़क चुकी है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाए। बहरहाल अब बांग्लादेश में शांति बहाली कब होती है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, राकेश सिंह और कोमल शर्मा। राकेश, मीटिंग खत्म हो गई, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, क्या भारत का रुख हो सकता है? देखिए, अभी शेख हसीना जो है वो हिंडन एयर बेस पे मौजूद हैं और उनको एक तरीके से कहा जाए कि राजनीतिक शरण भारत में मिली हुई है। अब अगला कदम क्या होगा, चूंकि सीसीएस की बैठक जो है खत्म हो गई है और उसमें बाकायदे एक एक पल की जानकारी जो एनएसए डोभाल की बात शेख हसीना से हुई है
कि आखिरकार वो चाहती क्या है, अगला कदम क्या होगा, इन सब के बारे में पूरी तरीके से ब्रीफिंग दी गई। उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या और तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा, शेख हसीना चाहती क्या है, लेकिन फिलहाल उनको भारत में राजनीतिक शरण मिली हुई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि वो लंदन जाना चाहती हैं। अभी पूरी तरीके से ये सुमित जो है पुख्ता नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जो बातचीत हुई है, जो सूत्रों से खबर आ रही है कि वो लंदन जाना चाहती हैं। अब ये देखना होगा कि रुख क्या रहता है, जो वो चाहती हैं, भारत सरकार का अगला कदम क्या होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक जो है, जो पीएम को ब्रीफिंग दी गई सीसीएस की बैठक में, वो खत्म हो चुकी है। अब ये देखना होगा, चूंकि अभी भी बांग्लादेश में प्रदर्शन जारी है, चूंकि देर रात हो चुकी है, अभी भी प्रदर्शन जारी है, तो हो सकता है कि देखिए कि आखिरकार ये और कितना उग्र हो सकता है। चूंकि भारत पल पल की जानकारी ले रहा है, बॉर्डर पर नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जो डीजी बीएसएफ हैं, वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं और सरकार को दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों को लेकर के कितना, जैसी स्थितियां, जैसे हालात हैं, कितना चिंतित है। क्योंकि जैसे ही पड़ोसी देश में कोई अस्थिरता होती है, उसका असर भारत पे भी पड़ता है। और जाहिर सी बात है, आपने श्रीलंका में देखा होगा, और अब वही हालात जो है वो बांग्लादेश में हो रहे हैं। तो सरकार जो है पल पल की नजर बनाए हुए है, पीएम को पल पल की खबर दी जा रही है। अब अगला कदम, सवाल यही उठता है कि जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार शेख हसीना क्या लंदन जाएगी या फिर भारत में ही उनको राजनीतिक शरण दिया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार का अगला कदम क्या होता है। सुमित, बिल्कुल कोमल, सवाल यह है कि यूके क्या शरण देने को तैयार है, क्योंकि अगर वो लंदन जाना चाहती हैं तो या जरूरी है कि यूके का रुख क्या है। तो क्या ऐसा है कि यूके के रुख का इंतजार हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत भी है कि ठीक है, तब तक जब तक आपको लंदन जाना है और जब तक वहां से कंफर्मेशन नहीं आ जाता, तब तक के लिए आपको हम यहाँ रहने दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश से यहाँ आना था, वहाँ छोड़ करके, तो उससे पहले यहाँ पर दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक जो है उसकी होने की खबर आई थी। अभी जो पीएम आवास पर हाई अलर्ट मीटिंग हुई सीसीएस की, उससे पहले भी एक मीटिंग शेख हसीना के यहाँ वहाँ बांग्लादेश से निकलने से पहले हुई कि अगर वो यहाँ आती हैं तो आगे क्या, कैसे आएंगी और यहाँ पर क्या किया जाएगा, किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। और उस मीटिंग में बाकायदा जो अजीत डोभाल और चीफ उसमें मौजूद रहे और उनके यहाँ तक आने के लिए, मतलब कि बांग्लादेश से यहाँ आने तक के मिशन में बाकायदा विदेश मंत्रालय, वायुसेना, सेना हमारी और जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल, वो रॉ, ये तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं और मंत्रालय, ये उसमें उन्होंने बाकायदा स्ट्रेटेजी बनाई और पल पल की जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते रहे। अब हाई लेवल जो मीटिंग हुई सीसीएस की, उसमें वहाँ पर रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, अजीत डोभाल और कुछ सुरक्षा एजेंसीज के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है ताजा हालातों पर बातचीत की। साथ में ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ये इस बात पर भी चर्चा जरूर हुई होगी कि अगर शेख हसीना भारत में ही शरण लेना चाहती है तो क्या उन्हें दी जाए तो किन शर्तों पे दी जाए, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ शरण देने पर बात बनती है तो शर्तें भी लगाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि दलाई लामा को यहाँ रहने के लिए शर्तों के तहत, कि वो किसी ऐसे ही जो शर्तों के तहत रहने दिया गया था, ऐसे ही शेख हसीना जो है उनको भी अगर यहाँ पर रखने पर बात बनती है या वो यहाँ रहना चाहती हैं, या जैसे यूके से अगर उधर अभी जो बात चल रही थी कि भारत आके वो लंदन जाएंगी, और अगर नहीं जाना चाहती या वहां से लंदन जो है इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है, अभी ये सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर भारत में शरण देनी होगी तो जाहिर सी बात है भारत अपनी शर्तों पे देगा कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेगी, क्योंकि साथ में पड़ोसी देश और पड़ोसी देश में जिस तरीके की हलचल हो रही है। कोमल, सवाल ये है कि चूंकि अब शेख हसीना पूर्व पीएम है, वहां एक अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। बांग्लादेश में स्थिति अभी ऐसी है कि मुझे लगता है कि आर्मी ही स्थिति अभी संभाल रही है और आर्मी के कंट्रोल में बांग्लादेश है।
आने वाले दिनों में, चूंकि बांग्लादेश की जनता का गुस्सा शेख हसीना के खिलाफ था, तो शेख हसीना को अगर भारत शरण देता है तो बांग्लादेश की जनता के गुस्से का भी कहीं ना कहीं खामियाजा, चूंकि बांग्लादेश का उदय तो भारत की वजह से ही हुआ, लेकिन उसी भारत के खिलाफ बांग्लादेश में फिर गुस्से की लहर न चल पड़े, यह भी एक बहुत नाजुक सी स्थिति है। देखिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये समझना होगा कि आप देखिए कि जो भारत है उसके आसपास के पड़ोसी देश जो है उनमें अगर देखेंगे कि नेपाल में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे विरोधी स्थिति बीच बीच में हो जाती है, श्रीलंका के हालात भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान जो है वो भी विरोध में है, और ऐसे में बांग्लादेश में एक शेख हसीना थी जो भारत के साथ खड़ी थी और बराबर अच्छे एक रिश्ते थे यहाँ पर। अगर चाहे बिल्कुल पड़ोसी राज्यों से कहे, जो पड़ोसी राज्य है बांग्लादेश, ममता बनर्जी जहाँ सबसे ज्यादा जो है ये आरोप लगाया जाता है कि बांग्लादेश से शरणार्थी वहां आते हैं और उन्हें वहां रखा जाता है वोट बैंक के लिए, उनसे भी अच्छे संबंध है और केंद्र में भी अच्छे संबंध रहे। ऐसे में अगर यहाँ पर शरण दी जाती है भारत में तो और उधर आर्मी अगर अभी जब तक शासन लगा है, तो ऐसे में ये जरूर मुद्दा उठता है जो आपने उठाया कि क्या शेख हसीना को भारत में शरण देना क्या फेवरेबल होगा भारत के लिए। ये हो भी सकता है, क्योंकि अगर मैंने जैसे कि कहा कि अगर सरकार अपनी शर्तों पे शेख हसीना को यहाँ पर शरण देती है, और दूसरी चीज वहाँ की सेना से जो है उधर बांग्लादेश में जो सेना है उसके साथ भी कैसे रिलेशन अब भारत सरकार से बनते हैं, और क्योंकि वहाँ के हालात अभी अच्छे नहीं है, तो वहाँ पर किसी तरह का हेल्पिंग हैंड जो है अगर सरकार की तरफ से जाता है तो ऐसे में जो है शेख हसीना को यहाँ रखना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लेकिन अभी ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वहाँ की आर्मी जो है किन शर्तों के तहत, या हम कितनी हेल्प उसे भारत से चाहिए इस तरीके के हालात जब है, या किस तरीके से, क्योंकि देखिए वहाँ के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन जब चाहे आर्मी का हो या वहाँ पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए, व्यापार दोनों देशों के बीच जिस तरीके के है उन व्यापार को अभी फिलहाल जो है एक तरह से रोक लग गई, क्योंकि बॉर्डर पे जो है सिक्योरिटी टाइट हो गई, चाहे आसाम की बात करें या मेघालय की बात करें, सब और टाइट सिक्योरिटी करते जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से। ऐसे में व्यापार जो है इस पे सीधा सीधा असर अब आएगा, लेकिन अगर ये असर आता ज्यादा दिन चलता है तो बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम होगी, और ऐसे में बांग्लादेश भी चाहेगा कि भारत जो उसका पड़ोसी देश है, जो उससे एक अच्छे संबंध व्यापार के तौर पर भी रहे या आने जाने के तौर पर, वो खराब ना हो। तो ऐसे में किस तरीके की बातचीत दोनों देशों के बीच होती है ये इस बात पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू किस तरह की बात बांग्लादेश की ओर से होता है, और भारत शायद यही वेट एंड वॉच की स्थिति में है, इंतजार कर रहा है भारत की शेख हसीना क्या करना चाह रही हैं वो खुद तय करें, और उसके बाद बांग्लादेश क्या बांग्लादेश का रुख होगा। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन का अभी इंतजार हो रहा है, अंतरिम सरकार का गठन जल्द होने की उम्मीद है, जैसा कि वहाँ के आर्मी चीफ ने कहा कि हम जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, तो अंतरिम सरकार के गठन के बाद ही जो डायलॉग है वो शुरू हो पाएगा। तो बांग्लादेश में श्रीलंका पार्ट 2 जैसी स्थिति बनी हुई है, और वहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, जगह जगह आगजनी और हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच वहां अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उन पर भी, उनके घरों पर, उनके मंदिरों पर भी अटैक की खबरें आ रही हैं। ऐसे में वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी एक चिंता का विषय है। केएम शर्मा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से भी जुड़े हुए हैं। केएम, जाहिर है भारत के लिए न सिर्फ अपने हित साधने की यहाँ पर चुनौती है डिप्लोमेसी के थ्रू, क्योंकि शेख हसीना को आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे तो बांग्लादेश की जनता के गुस्से की वजह आप भी बन सकते हैं, और वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से वो कहीं भी सही नहीं हो सकता है। अगर आप अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है वहाँ अगर पलायन फिर से होता है तो उसे भी रोकना बड़ी चुनौती है, और हिंदुओं वहाँ रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। इस लिहाज से भारत जो है उसका रुख अभी क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या फिर कुछ एक्शन प्लान बन रहा है? जो 4 पहलू है इस पर सबसे पहले चर्चा करना जरूरी है कि बांग्लादेश में जो क्राइसिस है उसको हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी और जो एक तरीके से हुक्मरान हैं उन्होंने कहा है कि ये बांग्लादेश में सिस्टेमिक वायलेंस है। तो किसी भी देश में सिस्टेमिक वायलेंस का होना सबसे खतरनाक होता है। सिस्टम में वायलेंस हो
तो उसका मतलब है कि सिस्टम में वायोलेंस होने का मतलब है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सिस्टेमिक वायोलेंस हो तो इसका मतलब कि घर और कस्बे तक पहुंच गया है, तो उसको कंट्रोल करना वो उस राज्य वहाँ की जो सरकार है उसके लिए बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी बात कि बेगम खालिदा जिया को रिहा करने की बात की गई है। वहाँ के जो राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि बेगम खालिदा जिया जो जेल में थी उनको रिहा किया जाए। जो तीसरी बात है कि जो आप अल्पसंख्यक हिंदू की बात कर रहे थे, अल्पसंख्यक हिंदू बिल्कुल आपने जो बताया ये दर्शकों को बता दें, एक बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि राष्ट्रपति ने बेगम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष हैं बेगम खालिदा जिया और इससे पहले प्रधानमंत्री रह चुकी हैं 91 से 96 तक और फिर 2001 से 2006 के बीच में भी। लेकिन 2009 से जब से शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री उसके बाद से जरूर खालिदा जिया अंदर थी और रिहाई का अब आदेश दिया राष्ट्रपति ने। ये बहुत बड़ा संकेत है कि बेगम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश मतलब ये एक बहुत बड़ा संकेत कि क्या बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, अंतरिम सरकार। देखिए, अंतरिम सरकार जो बनेगी उसमें सलाउद्दीन अहमद और तमाम जो उनके सेना के चीफ हैं उनकी व्यवस्था कर दी गई है। अगले 48 घंटा में सरकार बनाने की बात है। जो मैं बात कर रहा था कि सिस्टेमिक वायोलेंस है, सिस्टेमिक वायोलेंस को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़े तंत्र की ज़रूरत है, जिस तंत्र को बांग्लादेश कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। उसके लिए उनको पड़ोसी देशों की मदद की ज़रूरत होगी और उसमें सबसे बड़ा अगर पड़ोसी देश कोई उसमें मदद कर सकता है तो भारत कर सकता है। बात रही कि बेगम खालिदा जिया का एक रेडिकल वहाँ पे एक कहते कि रेडिकल जो आंदोलन था या जो टेररिज्म था, सॉफ्ट टेररिज्म था, उसको वो सपोर्ट करती रही हैं। बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना में फ़र्क क्या है कि शेख हसीना एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से सरकार चला रही थी। अब वो डेमोक्रेसी में उन्होंने क्या किया, कैसे चुनाव जीत के आई, वो अलग की बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे वहाँ पे करीब अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पे हमला होना शुरू हो गया है। मैं एक आप बीती अपनी कहानी बताता हूँ कि मेरे परिवार की एक बच्ची अभी 3 दिन पहले ढाका गई थी और उसको फिर अभी 50,000 का फ्लाइट लेके लौटना पड़ा और उस बच्ची ने बताया, आंखों देखी बताया कि वहाँ पे लोगों को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर बांग्लादेश के लोग भारत की जो अस्मिता है या जो भारत के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके साथ अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो फिर उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर सिस्टेमिक फेल्योर उनका है और सिस्टेमिक अगर वहाँ पे आंदोलन चल रहा है और भारत के लोगों को या हिंदुओं को आप मारेंगे तो भारत चुप नहीं बैठेगा। जो बात कर रही थी हमारी सहयोगी कोमल, अब उस चौथे पॉइंट पर आता हूँ। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, सीसीएस की मीटिंग हो चुकी है, जयशंकर से उनके दफ्तर से मेरी बातचीत हुई। कल वो पार्लियामेंट में बयान देंगे कि हमारे देश की क्या वहाँ पे रूपरेखा होने वाली, हमारा देश उस पर कैसे एक्ट करेगा। उसके बाद जो हमारे पास जो हाई लेवल सोर्सेस, जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये बता रही है कि बांग्लादेश अभी आने वाले समय में एक जीता जागता बारूद की तरह रिएक्ट करेगा। क्योंकि उनको इस बात की आशंका है कि वहाँ पे ISIS भी अपना दखल देगा। वहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग जो लश्कर तैयबा हैं या वहाँ पे जो तमाम जितनी आतंकी संगठन है वो वहाँ पे पैर फैलाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि जब इस तरह की अशांति होती है तो ड्रग्स का व्यापार, उसके बाद असला और बारूद का व्यापार, ये सब बढ़ेगा। तो एक सॉफ्ट टारगेट है। क्योंकि आपको बता दूं कि साउथ एशिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है बांग्लादेश और उस बांग्लादेश के स्थिर होने का अस्थिर होने का दोनों असर भारत पे पड़ता है। और भारत के लिए जो सबसे खराब स्थिति इसलिए है कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अनस्टेबल गवर्नमेंट है, आप चले जाएं नेपाल में वहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट है, आप चले जाएं श्रीलंका में वहाँ की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। नेपाल की स्थिति हमने चर्चा कर ली। भूटान का अपना कोई लोसस स्टैंडाई नहीं है, वो हमारे ही पैसा देने पे और हमारे ही सिक्योरिटी से उनकी सरकार चलती है। और उसके बाद एक रही सही बात हो गई श्रीलंका की स्थिति, आपने देखा कि क्या हो गया। और बांग्लादेश में जो चल रहा है, उसके बाद भारत के लिए स्थिति ये है कि पूरी तरफ से एक तरीके से अशांति का बाढ़ आ गया है, जिसके लिए भारत को मेड बनाने की जरूरत है। और उसके लिए भारत को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सदन में, चूंकि पार्लियामेंट का सदन चल रहा है, इसलिए कोई भी मंत्री या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी ऐसे आप बयान नहीं दे सकते, आप पे प्रिविलेज का मामला बनेगा। तो इसलिए विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके इस पे ये तय करेंगे कि शेख हसीना के साथ भारत कैसे बिहेव करेगा। और कल संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के साथ प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और हमारे जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, सभापति हैं, उनके साथ मीटिंग होगी। और कल 12 बजे के आसपास भारत का स्टैंड ये पता चल पाएगा कि भारत शेख हसीना के साथ कैसे बिहेव करने जा रहा है।
लेकिन सवाल यहाँ पर तो ये है कि शेख हसीना के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे वो है एक अलग विषय, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी इंतजार करना होगा कि बांग्लादेश में अब किसकी सरकार बन रही है या फिर कौन वहाँ पर रूल करने जा रहा है। और डिप्लोमेसी में तो यही है कि कोई परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट की बात होती है। तो भारत के हित के लिए वहाँ पर जो अगर सरकार है, मौजूदा सरकार, अगर भारत के हित के लिए वहाँ से हमें डायलॉग करना है, वहाँ से डिप्लोमेसी के थ्रू हमें बात करनी है, तो फिर हमें उनकी भी सुननी होगी। देखिए सुमित, भारत के लिए जो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो हमारे लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो हमारे वहाँ पे हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र कौन है, भारत है या नेपाल है, हमारे लोग वहाँ पे हैं। मैं अभी देख रहा था कि सर्विस सेक्टर का वहाँ पे 50% 52% उनका योगदान है, उनके एग्रीकल्चर का 19% है, एग्रीकल्चर का 19% है, सर्विस सेक्टर का 52% है, और तमाम उसमें भारत की जो भागीदारी है बहुत ज़्यादा है। जितने जूट इंडस्ट्री है या मर्केंटाइल है, टेक्सटाइल है, वो सब हमारे पे डिपेंडेंट है और हम उन पे डिपेंडेंट है। तो हमारी प्राथमिकता ये नहीं है कि वहाँ पे कौन सी सरकार, स्थिर सरकार बनेगी या कैसी सरकार बनेगी। हमारी जो पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि 300-350 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत बेरहमी से लोग मार रहे हैं। वहाँ पे घर में जला दिया जा रहा है, किसी को किसी भी तरीके से उनकी हत्या की जा रही है। तो जो सबसे पहली जो हमारी बात हुई, आज चांस की बात है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम भी गया था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी गया था, और भी तमाम जगहों पे था। हर जगह चर्चा ये आ रही है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो बांग्लादेश में एक तरीके से जो इंसर्जेंसी है, बांग्लादेश में जो एक तरीके से अस्थिरता है, उसका असर हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं उस पर ना पड़े। जैसे बांग्लादेश है, बिहार है, झारखंड है, और तमाम, जैसे इसमें पाकिस्तान को सिर उठाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो उनके दुश्मन पहले से हैं। उनका बंटवारा जब टूटे थे तभी बंटवारा हुआ था। बांग्लादेश के उदय में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। तो वो चाहेंगे कि किसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी खटास उत्पन्न हो जिससे बांग्लादेश को भारत जो है वो तिरछी नज़र से देखना शुरू करे। तो ये तमाम सवाल है, मैंने अपने दर्शकों को ये बताया कि ये तमाम सवाल है जिसके लिए जो भारत सरकार के तमाम कमिटीज़ है, चाहे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है या सिक्योरिटी कमेटी है, या अगर हम बात करें कि अपने पॉलिटिकल जो टोटल पॉलिटिक्स एज ए होल जो विपक्ष है उसको कॉन्फिडेंस में लेना है। और दूसरी बात कि इंसर्जेंसी की जब हम बात कर रहे थे तो मेरी जो जानकारी ये है कि हमारे जो तीनों चीफ हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उनको भी ये कहा गया है कि आप निगरानी बनाए रखें, ऐसी कोई स्थिति न हो कि हमें अपने देश में एक ऐसी मुसीबत को झेलना पड़े जो बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई, चाहे रोहिंग्या का मामला हो, इन्फिल्ट्रेशन का मामला हो। तो सबसे सवाल वही पलायन, वहां से अगर पलायन की स्थिति बनती है तो फिर लोग फिर से भारत की तरफ रुख करेंगे। वो स्थिति बहुत बुरी हो सकती है भारत के लिए। इस लिहाज से भी बॉर्डर को जरूरी है सिक्योर करना, और बीएसएफ के डीजी वहां पर बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। और इस बीच सवाल ये है कि शेख हसीना जो इस वक्त हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, करीब 5 घंटे का वक्त हो गया है, 5 घंटे से हिंडन एयरबेस पर इस वक्त शेख हसीना हैं। अब रात का वक्त हो रहा है, यानी कि आज रात भर क्या शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर ही रहेंगी, और उसके बाद आगे कल क्या होगा, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन सवालों के जवाब अभी नहीं। भारत क्या करने जा रहा है, हो सकता है कल विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में जवाब दें।